हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गया। मेरी पहली कहानी आनंद बाबू का डर अब तक आपको मिल चुकी होगी। मेरे फेसबुक पेज पे सुनो एक कहानी पे आप जब जाएंगे तो आपको यूट्यूब का लिंक मिलेगा। उस लिंक में जाने पर आप मेरी कहानी सुन पाएंगे। यूट्यूब में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी मेरी नई कहानी आए लोड हो तो फिर आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने इच्छा और सुविधा के अनुसार जब चाहें उसको सुन सकते हैं। सो लेट अस प्रोसीड विथ माय सेकंड स्टोरी। और ये मेरी दूसरी कहानी जो है वो भी उसी सीरीज में सत्यजीत राय साहब की ही है लिखी हुई, और बड़ी मज़ेदार कहानी है और आप ज़रूर सुनिएगा इसको। कहानी का नाम है रतन बाबू और वो आदमी। तो पेश है रतन बाबू और वो आदमी, सत्यजीत राय साहब की लिखी हुई कहानी। रतन बाबू ट्रेन से उतरने के बाद जैसे उन्होंने प्लेटफॉर्म पर पैर रखा तो उन्हें चैन की सांस ली। अच्छी खासी चहल पहल थी स्टेशन पर। एक प्यारा सा पेड़ अपनी लंबी गर्दन उठाकर स्टेशन के मुख्य कार्यालय के पीछे से झांक रहा था। इसकी हरी पत्तियों के बीच एक लाल निशान था जहां एक गुड्डी पतंग उसकी एक ब्रांच में शाखा में लटकी हुई थी। आसपास मौजूद लोगों में व्यस्तता का कोई संकेत नहीं, कोई भी बिजी नहीं। हवा में मिट्टी की एक सुखद महक भरी हुई थी। कुल मिलाकर रतन बाबू को यह पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, वातावरण बड़ा ही मज़ेदार और मोहक लग रहा था। रतन बाबू के पास कोई बहुत ज़्यादा सामान तो था नहीं। एक छोटा सा बिस्तर बंद, पहले ज़माने में आपको याद होगा एक हॉलडॉल हुआ करता था जिसमें कि लोग अपने बिस्तर वगैरह को बांध के चमड़े के या रेक्सिन के एक हॉलडॉल में बांध के ले जाते थे। तो उनके पास एक छोटा सा था और एक चमड़े का सूटकेस था, इसलिए उन्हें तो कूली की ज़रूरत भी नहीं थी। उन्होंने दोनों हाथों से अपना सामान उठाया और बाहर चल दिए। बाहर निकलते ही उन्हें एक साइकिल वाला रिक्शा मिल गया। किधर जाएंगे सर? धारियों वाला जांघिया पहने उस जवान रिक्शा चालक ने पूछा। अब भाई तुम्हें क्या न्यू महामाया होटल मालूम है? रतन बाबू ने पूछा। रिक्शा चालक सिर हिलाकर बोला, अरे बैठिए ना सर, ले चलते हैं। रतन बाबू को घूमने फिरने का बहुत शौक था। जब कभी मौका मिलता वह कलकत्ता से बाहर चले जाते। हालांकि ऐसा बहुत कम ही होता था। रतन बाबू तो एक सरकारी नौकरी में थे और भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कलकत्ता के कार्यालय में पिछले 24 सालों से क्लर्की कर रहे थे। वह अपनी छुट्टियां बचा कर रखते थे, कभी लेते नहीं थे बीच में छुट्टी, क्योंकि उन्हें पूजा के छुट्टियों के टाइम में एक साथ जोड़कर 1 महीने का लंबी छुट्टी लेते थे और फिर अकेले ही जिधर भी जी चाहा घूमने निकल पड़े। वह किसी भी को साथ नहीं ले जाते, बिल्कुल अकेले ही जाते थे और न किसी को साथ ले जाने का कई विचार उनके मन में आया भी। एक समय था हाँ, जब रतन बाबू ने किसी के साथ जाने की ज़रूरत महसूस की थी। वास्तव में एक बार उन्होंने केशव बाबू से बात की थी जो ऑफिस में उनके साथ वाले डेस्क पर ही बैठते थे। ये छुट्टियों के कुछ दिन पहले की बात है और रतन बाबू अभी अपने घूमने का कार्यक्रम बना ही रहे थे। हम भी बहुत कुछ मेरे जैसे ही आत्मनिर्भर और घूमने के शौकीन लगते हैं, रतन बाबू ने कहा था। इस बार क्यों ना हम सब किसी जगह एक साथ चलें? केशव बाबू ने अपना पेन कान के पीछे अटका लिया, अपनी हथेलियों को मोड़ा, जोड़ा और एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी और मेरी पसंद एक जैसी है। तुम जानते हो, तुम तो ऐसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ का नाम भी किसी ने नहीं सुना है, जहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं होता, ना ठहरने की अच्छी जगह होती है, ना खाना खाने के लिए अच्छे होटल। नहीं सर नहीं, मैं तो हरिद्वार जाने वाला हूँ और अपने बहनोई के यहाँ भी जाऊँगा। तो समय गुजरने के साथ साथ रतन बाबू समझ चुके थे कि वह बस एक्चुअली ऐसा कोई भी नहीं जो उनसे पूर्णतः सहमत हो। उनकी पसंद नापसंद
किसी भी औसत या एवरेज आदमी की पसंद नापसंद से बिल्कुल ही अलग है। अतः इसलिए किसी उपयुक्त साथी को खोजने की आशा छोड़ देना ही सबसे ठीक है। निसंदेह रतन बाबू की खासियतें थोड़ी अलग किस्म की थी। केशव बाबू का कहना बिल्कुल सही था। रतन बाबू को कभी वो स्थान पसंद नहीं आता था जहां लोग आमतौर पर छुट्टियां मनाने जाया करते हैं। ठीक है, वह कहते पुरी में समुद्र है और जगन्नाथ मंदिर भी है। आप दार्जिलिंग से कंचनजंगा देख सकते हैं और हजारीबाग में पहाड़ियां तथा जंगल हैं, तथा रांची में हुंडरू फॉल। तो क्या आपने इनके बारे में तो तफसील से इतनी बार सुना है कि आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपने इन्हें खुद ही देखा हो। रतन बाबू हमेशा किसी एक छोटे शहर की खोज करते थे जहां एक रेलवे स्टेशन हो और वो ज़्यादा दूरी पर ना हो। हर साल वह छुट्टियों से पहले अपना टाइम टेबल खोलते, ऐसा कोई शहर तलाशते और फिर वहीं चल देते। कोई भी ये जानने की परवाह नहीं करता था कि वो जा कहाँ रहे हैं, न वो खुद किसी को बताते। वास्तव में ऐसे भी अवसर उनकी ज़िंदगी में आए जब रतन बाबू ने उन स्थानों को चुना जिनके बारे में उन्होंने खुद ही कभी नहीं सुना था, और जब कभी उनका वहाँ जाना हुआ तो उन्होंने ऐसी चीज़ों को वहाँ ढूंढ निकाला जो उन्हें खुशी भी देती थी। दूसरों को ये चीज़ें मामूली लग सकती हैं, जैसे कि राजा भक्तुआ में वह पुराना अंजीर का पेड़ जो कुल नारियल वृक्ष के चारों तरफ लिपटा हुआ था, या महाराजगंज में नील फैक्ट्री के अवशेष, या मोइना की मिठाई की एक दुकान में बिकने वाली स्वादिष्ट दाल बर्फी। अब इस बार रतन बाबू ने टाटा नगर से 15 मील दूर सिनी नाम के कस्बे में जाने का फैसला किया। सिनी का नाम रतन बाबू ने टाइम टेबल से नहीं उठाया था। सिनी के बारे में उनके एक साथ में काम करने वाले दोस्त मुकुल मित्रा ने उन्हें बताया था, और न्यू महामाया होटल में ठहरने का सुझाव भी उन्होंने ही दिया था। रतन बाबू की दृष्टि में होटल काफ़ी अच्छा था। कमरा बड़ा तो नहीं था, लेकिन उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कमरे के पूर्वी और दक्षिण दिशाओं में खिड़कियां थीं जिससे बाहर का पूरा दृश्य दिखाई देता था। नौकर पांचा मीठे स्वभाव का मिलनसार लड़का भी था। रतन बाबू को पूरे साल हर दिन 2 बार कुनकुने पानी में नहाने की आदत थी, और पांचा ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि इस बारे में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। पानी गर्म करके लाने की जिम्मेदारी उसकी। खाना जैसा भी पकता था, रतन बाबू को उससे कोई तकलीफ नहीं थी। खाने को लेकर वह तुनक मिजाज भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा चूजी नहीं थे। वह एक ही बात पर जोर देते थे कि चावल के साथ उन्हें झोल माछ जरूर चाहिए था, और चपातियों के साथ दाल और सब्जी। रतन बाबू ने होटल में दाखिला होते ही पांचा को यह बता दिया था, और पांचा ने यह सूचना होटल के मैनेजर तक भी पहुंचा दी थी। रतन बाबू को किसी भी नई जगह पहुंचने पर दोपहर को सैर के लिए निकलने की भी आदत थी। तो फिर सिनी में भी उन्होंने पहला दिन वही किया। रतन बाबू ने पांचा द्वारा लाई गई चाय झटपट पीकर खत्म की और फिर सैर के लिए बाहर निकल पड़े। अब कुछ मिनट चलने के बाद ही उन्होंने खुद को एक खुले इलाके में पाया। मैदान उबड़ खाबड़ था और आड़े तिरछे रास्ते। रतन बाबू ने यूं ही एक रास्ता पकड़ा और चल दिए। करीब आधा घंटा चलने के बाद उन्हें एक रमणीय बड़ी खूबसूरत सी जगह मिल गई। यह एक तालाब थी, नील कमल से भरी हुई। तालाब के चारों ओर विविध प्रकार के पक्षी उड़ रहे थे। उनमें से कुछ चिड़ियों को रतन बाबू ने पहचान भी लिया, जैसे कि सारस, कुनाल, राम चिरैया, नीलकंठ। शेष पक्षी उनकी पहचान के नहीं थे। रतन बाबू हर दिन सारी दोपहरी उसी तालाब के किनारे बैठकर काट सकते थे। उन्हें इतना अच्छा लगा। लेकिन साहब, दूसरे ही दिन उन्होंने कुछ नया खोजने के लिए एक दूसरा रास्ता पकड़ लिया। करीब 1 मील चलने पर उन्हें रुकना पड़ गया, क्योंकि बकरियों का एक झुंड उनका रास्ता काट रहा था। सड़क खाली होते ही वह आगे चले और करीब 5 मिनट बाद उन्हें लकड़ी का एक पुल दिखाई दिया। वह जाकर उस पुल के ऊपर खड़े हो गए। उस पुल के पूरब दिशा की ओर रेलवे स्टेशन था। पश्चिम की तरफ रेल की पटरियां नजर आ रही थी। जहां तक भी आपकी नजर जाए वहां तक
कैसा हो यदि कोई ट्रेन अचानक आ जाए और धड़धड़ाती हुई नीचे से निकल जाए? यह बात सोचकर ही रतन बाबू बिल्कुल रोमांचित हो उठे। अब चूंकि उनकी आंखें नीचे रेल पटरी पर लगी हुई थीं, तो देख नहीं पाए कि एक और आदमी आकर उनके बगल में खड़ा हो गया है। रतन बाबू ने मुड़कर देखा और कुछ चौंक से गए। उस अजनबी ने धोती और कमीज पहनी हुई थी और कंधे पर गहरे नीले बादामी रंग का शॉल डाला हुआ था। उसने एक बाईफोकल चश्मा पहना हुआ था और उसके पैरों में भूरे रंग के कैनवस के जूते थे। रतन बाबू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इस आदमी को पहले कहाँ देखा था? क्या वह कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा था? मझोला कद, मध्यम रंग रूप, आंखों में गहरी सोच का भाव। उसकी उम्र क्या होगी? 50 से ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं। अजनबी मुस्कुराया और अपने हाथ जोड़कर उसने नमस्कार किया। रतन बाबू भी बदले में नमस्कार करने ही वाले थे कि तभी उनके मन में अचानक यह बात कौंध गई कि उस आदमी को देखकर उन्हें कुछ अजीब सा क्यों लग रहा था। दरअसल रतन बाबू ने वह चेहरा अपने आईने में बार बार कई बार देखा था। एकदम ठीक उनका खुद का चेहरा, चौकोर सा जबड़ा, फटी हुई धोड़ी, ठीक उसी तरह बीच से मांग निकालकर कड़े हुए बाल, अच्छी तरह कतरी हुई मूछें, एक जैसे कान, सब कुछ बहुत एक जैसा था, बिल्कुल समान। फर्क सिर्फ इतना था कि उस अजनबी का रंग कुछ ज़्यादा साफ था, थोड़ा ज़्यादा गोरा था। भौहें कुछ अधिक घनी थीं और सिर के पीछे के बाल कुछ अधिक लंबे थे। अब वो अजनबी बोला तो रतन बाबू को एक और धक्का लगा। उनके पड़ोस के एक लड़के सुशांतो ने एक बार उनकी आवाज़ रिकॉर्ड की थी, फिर टेप चलाकर उन्हें सुनाई भी थी। उस आवाज़ और अभी सुनी हुई आवाज़ में कोई अंतर नहीं था। मेरा नाम मानिक लाल मजुमदार है। मैं समझता हूँ आप न्यू महामाया में ठहरे हुए हैं। रतन लाल, मानिक लाल, नामों में भी गजब की समानता। रतन बाबू ने अपना असमंजस झाड़ा और फिर अपना परिचय दिया। अजनबी बोला, मुझे नहीं लगता कि आप जानते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले कहीं देखा हुआ है। कहाँ? क्या आप पिछले वर्ष धूनिया में नहीं थे? रतन बाबू की भौहें खड़ी हो गई। मुझे मत बताओ कि तुम भी वहीं थे। हाँ सर, मैं हर पूजा में घूमने जाता हूँ, केवल अपने भरोसे, कोई दोस्त साथ नहीं लेता। नए नए जगहों को अकेले खोजना और देखना बड़ा अच्छा लगता है। मेरे एक सहयोगी ने मुझे शीनी देखने का सुझाव दिया था, अच्छी जगह है ना? रतन बाबू ने थूक निकला और फिर सहमति में सिर हिलाया। मन में अविश्वास और बेचैनी का अजीब सा मिला जुला एहसास हो रहा था। अच्छा, क्या आपने तालाब के दूसरी ओर जाकर देखा है? वहाँ शाम के समय ढेरों पक्षी इकट्ठे होते हैं। मनीलाल बाबू बोले। रतन बाबू ने जवाब दिया, हाँ देखा है। अच्छा, कुछ पक्षियों को मैंने पहचान लिया। मनीलाल बाबू बोले, दूसरे पक्षियों को मैंने बंगाल में पहले कभी नहीं देखा है। आप क्या सोचते हैं? इस बीच रतन बाबू समझ चुके थे। वह बोले, मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। मैं भी कुछ पक्षियों को पहचान नहीं सका। तभी उन्होंने गरजती हुई एक आवाज़ सुनी। यह रेलगाड़ी के आने की आवाज़ थी। रेलगाड़ी पूरब की ओर से आ रही थी और रतन बाबू ने अपने पास आती गाड़ी की रोशनी को बढ़ते हुए देखा। दोनों लोग पुल की रेलिंग के और करीब पहुंच गए। गाड़ी धड़धड़ाते हुए आई और पुल के नीचे से उस पुल को जोर से हिलाते हुए तेजी से आगे निकल गई। वे दोनों दूसरी तरफ की रेलिंग के पास गए और रेलगाड़ी को तब तक देखते रहे जब तक वह आंख से ओझल न हो गई। रतन बाबू को वही सिरहन, वही रोमांच महसूस हुआ जो उन्हें लड़कपन में महसूस होता था। कितनी अजीब बात, मनीलाल बाबू ने कहा। इस उम्र में भी मुझे रेलगाड़ियों का आना जाना उतना ही रोमांचित करता है। लौटते हुए रतन बाबू को पता चला कि मानिकलाल बाबू 3 दिन पहले शिनी आए थे और वो कालिका होटल में ठहरे थे। उनका घर कलकत्ता में था,
जहां वह एक ट्रेडिंग कंपनी में नौकरी करते हैं। कोई व्यक्ति किसी दूसरे के तनख्वाह के बारे में, वेतन के बारे में ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन रतन बाबू ने ज़्यादा सोच विचार न करके सवाल करने की हिम्मत कर ही डाली। जवाब सुनकर रतन बाबू हैरान रह गए। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था? रतन बाबू और मानिकलाल बाबू दोनों का वेतन भी एक बराबर था, 437 रुपये प्रति माह, और दोनों को पूजा बोनस भी एक समान ही मिला था। अब रतन बाबू बिल्कुल निश्चित हो गए कि इस बंदे ने उनके बारे में सब कुछ पता लगा लिया है पहले से ही, और वह कोई रहस्यमय नाटक खेल रहा है। रतन बाबू इस सोच में पड़ गए कि पहले तो किसी ने कभी उनके बारे में जानने की परवाह भी नहीं की थी। वो हर बात अपने तक ही रखते थे। ऑफिस से बाहर वह केवल अपने नौकर से बात करते थे और किसी को अपने घर बुलाते भी नहीं थे, न किसी के घर जाते थे। अगर कोई यह जानना भी चाहता कि वह किस समय सोते हैं, उनको कितना वेतन मिलता है, खाने में उनकी पसंद क्या है, वह कौन सा अखबार पढ़ते हैं और उन्होंने कौन कौन से नाटक और फिल्में अभी हाल में देखी हैं, तो वह उनसे ही जान सकता था, क्योंकि वह अपनी बातें अपने तक ही रखते थे। और फिर भी एक एक बात उनसे मेल खा रही हो जो यह आदमी कह रहा था। वह मानिकलाल बाबू से यह नहीं कह सके, बस उस आदमी का कहा सुनते रहे और अद्भुत समानता पर आश्चर्यचकित होते रहे। हालांकि रतन बाबू ने अपनी आदतें और अपने शौक के बारे में मानिक बाबू को कुछ नहीं बताया। खैर, वे दोनों पहले रतन बाबू के होटल न्यू महामाया तक पहुंचे और उसके सामने रुक गए। यहाँ खाना कैसा मिलता है? मानिक बाबू ने पूछा। वे फिश करी, मतलब झोल माछ अच्छा बनाते हैं, रतन बाबू ने जवाब दिया। बाकी सब ठीक ही ठाक है। मेरे होटल का खाना मुझे बेस्वाद लगता है कुछ, मनीलाल बाबू बोले। मैंने सुना है कि जगन्नाथ होटल में लुच्ची और छोलार दाल बहुत अच्छी बनती है। आज रात हम दोनों खाने के लिए क्यों ना वहाँ चलें? मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, रतन बाबू ने कहा। क्या हम 8 बजे के आसपास मिलें? ठीक है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, फिर हम साथ साथ चलेंगे। मनीलाल बाबू के चले जाने के बाद रतन बाबू कुछ देर सड़क पर चहलकदमी करते रहे। अंधेरा हो चला था, रात एकदम साफ सुथरी थी, इतनी साफ कि तारों भरे आकाश में आकाश गंगा को एक किनारे से दूसरे किनारे तक साफ देखा जा सकता था। लेकिन रतन बाबू तो कुछ और ही सोच में लगे हुए थे। कितनी अजीब घटना है यह। इतने वर्षों तक रतन बाबू को यही दुख रहा कि वह कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पा सके जिसकी रुचियां, जिसकी शौक ठीक उनके जैसी हों और जिसे वो अपना दोस्त बना सके। और अब जब शीनी में उन्हें एक ऐसा आदमी मिल ही गया जो हर प्रकार से उनकी कार्बन कॉपी लगता था, तो उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था। उन दोनों की शक्ल सूरत में बहुत मामूली सा फर्क था शायद, वरना हर दृष्टि से दोनों में इतनी ज़्यादा समानता थी जो जुड़वा भाइयों में भी कमी मिलती है। क्या यह समझ लिया जाए कि रतन बाबू को अंततः एक ऐसा दोस्त मिल ही गया? रतन बाबू को तत्काल इस प्रश्न का कोई उत्तर तो नहीं मिल सका। हो सकता है इस आदमी को थोड़ा और अच्छी तरह जानने पर उन्हें उसका जवाब मिले। हाँ, एक बात बिल्कुल साफ थी कि अब उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि वह नितांत अकेले हैं। किसी को भी उनका साथ पसंद नहीं। बताइए, इतने वर्षों तक हूबहू उनके जैसा दूसरा आदमी मौजूद रहा और उससे आज ही भेंट हुई। और साहब, जगन्नाथ भोजनालय में खाने की मेज पर आमने सामने बैठे हुए रतनलाल ने गौर किया कि मनीलाल बाबू भी उसी प्रकार नाक चढ़ाकर तृप्त होते हुए खाते हैं जैसे वह खुद खाते हैं। खाने के दौरान पानी नहीं पीते जैसे वह खुद नहीं पीते, और दाल में नींबू निचोड़ते हैं जैसे वह खुद करते हैं। रतनलाल बाबू को खाने के अंत में मीठा दही खाने की आदत थी। मणिलाल बाबू ने भी वही किया। अब खाना खाते हुए रतनलाल बाबू को यह सोचकर कुछ बेचैनी सी महसूस हुई कि दूसरी मेजों पर खाना खा रहे लोग उन्हें देख रहे हैं। क्या ये लोग भी यह देखकर चकित हैं कि हम दोनों के बीच में इतनी समानता कैसे है? क्या यह एक जैसा लगना इतना साफ है कि देखने वाले देखते रह जाएं? खैर साहब, रात के खाने के बाद
जगन्नाथ होटल से निकलकर दोनों ने कुछ देर चांदनी रात में टहलने का आनंद उठाया। रतन बाबू के मन में बराबर एक प्रश्न उठ रहा था जो पूछना चाहते थे, और अब उनसे पूछे बिना रहा भी नहीं गया। भाई, क्या आप 50 के हो गए हैं? मनीलाल बाबू मुस्कुराए। जल्दी हो जाऊंगा। मनीलाल बाबू ने कहा, मैं 29 दिसंबर को 50 वर्ष का हो जाऊंगा। रतन बाबू का सिर चकरा गया। अब ये क्या बात हुई भाई? वे दोनों क्या एक ही दिन पैदा हुए, 29 दिसंबर को? आधा घंटे बाद एक दूसरे से विदा लेते समय मनीलाल बाबू ने कहा, आपसे मिलना, बात करना बड़ा ही अच्छा रहा। क्या है कि लोगों के साथ मेरी ज़्यादा पटती नहीं है, लेकिन आप ही एक एक्सेप्शन निकले। अब हम छुट्टियों का मजा पूरा उठा सकते हैं। आमतौर पर रतन बाबू 10 बजे से पहले सोने चले जाते थे। सोने से पहले किसी पत्रिका के पन्ने पलटेंगे और फिर धीरे धीरे नींद से पलकें भारी होने लग जाएंगी, तो वो मैगजीन नीचे रख देंगे, लैंप बुझा देंगे और कुछ पल बीतते बीतते ही हल्के हल्के खर्राटे भरने लगेंगे। लेकिन आज नींद उनसे कोसों दूर। न उन्हें कुछ पढ़ने की इच्छा ही हो रही थी। रतन बाबू ने मैगजीन उठाई और फिर नीचे रख दी। मनीलाल मजूमदार। रतन बाबू ने कहीं पढ़ा था कि इस दुनिया में रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों में से कोई भी दो लोग हूबहू एक जैसे नहीं होते, और फिर भी हर व्यक्ति में बराबर के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे हर एक को आँख होती है, कान, नाक, होंठ आदि। लेकिन अगर दो लोग एक जैसे दिखते भी हों तो क्या यह पॉसिबल है कि उनकी सारे टेस्ट्स, उनकी भावनाएं, फीलिंग्स, उनके सोचने समझने का तरीका सब एक जैसा हो? जैसी समानता वह स्वयं में और अपने नए दोस्त के बीच में पाते हैं, और तो और उम्र, पेशा, आवाज़, चाल ढाल, यहाँ तक कि उनके चश्मे की नंबर भी समान। कोई भी यह सोच सकता है कि ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन भाई यहाँ तो नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला सबूत मौजूद है। और पिछले 4 घंटों में रतन बाबू ने बार बार यह जाना है कि नामुमकिन बोलकर कुछ भी नहीं होता। खैर, आधी रात के करीब रतन बाबू बिस्तर से उठ गए। उन्होंने सुराही से कुछ पानी लिया और अपने सिर पर डाल लिया। ऐसी दशा में नींद आना संभव नहीं था। उन्होंने एक हल्का सा तौलिया सिर पर रख लिया और फिर सोने चले गए। शायद गीला तकिया उनके सिर को कुछ ठंडक दे सके। आस पड़ोस में पूरी खामोशी थी। एक उल्लू चिल्लाता हुआ ऊपर से उड़ गया और खुली हुई खिड़की से चांदनी अंदर बिस्तर तक चली आई। रतन बाबू का मन धीरे धीरे फिर से शांत हो गया और उनकी आंखों में गहरी नींद बस गई। खैर, अगले सुबह करीब 8 बजे उनकी नींद खुली। मनीलाल बाबू को करीब 9 बजे आना था। मंगलवार था। आज के दिन ही शहर से लगभग 1 मील दूर वीकली हाट या बाजार लगता था। दोनों पहले से ही एक साथ यह इच्छा जाहिर कर चुके थे कि वे दोनों हाट देखने जरूर जाएंगे। कुछ खरीदने नहीं, बल्कि वहाँ की रौनक देखने के इरादे से। रतन बाबू 9 बजे तक नाश्ता कर चुके थे। मेज पर पड़ी हुई तस्तरी से उन्होंने सौंफ मिली हुई मिश्री मुंह में डाली और होटल के बाहर आ गए। उसी समय उन्होंने मनीलाल बाबू को आते हुए देखा। मैं पिछली रात काफी देर सो नहीं सका। मनीलाल बाबू ने मुंह से पहली बात यही निकाली। रतन बाबू तो सन्न रह गए। मैं लेटे लेटे यही सोचता रहा कि हम दोनों में कितनी अधिक समानता है। सुबह 8 बजने में 5 मिनट बाकी थे जब मेरी आंख खुली। सामान्यतः मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूं। मनीलाल बाबू से यह सब सुनकर रतन बाबू और चकराए, लेकिन कुछ कहते कहते रुक गए। खैर, दोनों फिर हाट की ओर चल दिए। उन्हें रास्ते में सड़क के किनारे खड़े कुछ लड़कों के झुंड के पास से गुजरना पड़ा। अरे देखो देखो, सांपनाथ और नागनाथ जा रहे हैं, उनमें से एक चिल्लाया। रतन बाबू ने उस टिप्पणी को अनसुना करने की भरसक कोशिश की और आगे निकल गए। हाट तक पहुंचने में उन्हें करीब 20 मिनट लगे। बाजार में बड़ी चहल पहल थी।
वहाँ फलों की, सब्जियों, बर्तनों, कपड़ों की दुकानें थीं और जानवरों की भी खरीद बिक्री चल रही थी। दोनों लोग भीड़ में घुसकर बिक्री के लिए लगाए हुए सामान पर निगाह डालते हुए आगे चलते गए। अरे, वो कौन था? रतन बाबू ने मन में सोचा। क्या वो न्यू महामाया होटल का वेटर पांचा तो नहीं था? किसी कारणवश रतन बाबू ने होटल के नौकर को सामने से आते देखा तो उन्होंने खुद को उससे बचा लिया। सांपनाथ और नागनाथ वाली टिप्पणी उन्हें बड़ी चुभ गई थी और वे नहीं चाहते थे कि मणिलाल बाबू के साथ कोई और उन्हें साथ में देखे। भीड़ में धक्कम धक्का करते हुए निकलते हुए रतन बाबू के मन में एक बात कौंध गई। उन्होंने महसूस किया कि नहीं नहीं, किसी मित्र के बिना अकेले ही वो ज़्यादा ठीक थे। उनको किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं, और किसी भी हालत में मणिलाल बाबू जैसा दोस्त तो बिल्कुल नहीं। वह जब जब मणिलाल बाबू से बात करते तो उन्हें ऐसा लगता मानो खुद से ही बात कर रहे हों। पूछने से पहले ही सवालों के सारे जवाब उन्हें मिल गए थे। बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, न गलतफहमी के लिए कोई संभावना। क्या यह दोस्ती के संकेत थे? उनके दो सहकर्मी कार्तिक राय और मुकुंद चक्रवर्ती काफ़ी अच्छे दोस्त थे आपस में। क्या इसका यह मतलब था कि उनके बीच में कोई बहस नहीं होती थी? बेशक कोई बहस करते थे, लड़ते भी थे, फिर भी वे दोनों आपस में दोस्त बने रहे और आज भी हैं, पक्के दोस्त। और अब रतन बाबू के दिमाग में यह बात जोर शोर से घूमती रही कि बेहतर होता यदि मणिलाल बाबू उनके जीवन में ना आए होते। यदि एक जैसे दो आदमी मौजूद हों तब भी यह ठीक नहीं होगा कि उनके एक दूसरे से भेंट हो जाए। रतन बाबू को इस विचार से ही कपकपी छूटने लगी कि कलकत्ता लौटने के बाद भी उन दोनों का मिलना जुलना जारी रह सकता है। एक दुकान पर छड़ियाँ बिक रही थी। रतन बाबू को बहुत समय से एक छड़ी खरीदने की चाह थी, लेकिन मणिलाल बाबू को दुकानदार से सौदेबाजी करते देखकर वह रुक गए। मणिलाल बाबू ने 2 छड़ियाँ खरीद लीं और एक छड़ी रतन बाबू को देते हुए कहा, आशा है अब आप इसे हमारी दोस्ती की निशानी के रूप में स्वीकार करने से मना नहीं करेंगे। वापस होटल में जाने के रास्ते में ही मणिलाल बाबू ने अपने बारे में, अपने बचपन, अपने माता पिता, अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों के बारे में बहुत कुछ बताया। रतन बाबू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी अपनी जीवन गाथा दोहराई जा रही हो। दोपहर के समय जब वे दोनों रेलवे पुल की तरफ जा रहे थे तब रतन बाबू के मन में एक योजना आई, एक स्कीम। उन्हें ज़्यादा बात नहीं करनी थी, इसलिए उन्हें सोचने का समय मिल गया। वह दोपहर से ही सोच विचार में पड़े हुए थे कि इस आदमी से छुटकारा कैसे पाया जाए, लेकिन छुटकारा पाने का कोई तरीका उन्हें सूझ ही नहीं रहा था। रतन बाबू ने जैसे ही पश्चिम में घने होते बादलों की ओर नजर घुमाई, उसी क्षण उनके दिमाग में एक स्कीम बिजली की तरह साफ कौंध गई। उन्होंने कल्पना की कि वे दोनों पुल की रेलिंग के सहारे खड़े हुए हैं। दूरी पर एक ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही है। इंजन जैसे ही 20-25 गज की दूरी के अंदर आता है, रतन बाबू ने अपनी पूरी ताकत बटोरी है और एक जोर का धक्का मणिलाल बाबू को दिया। उन्होंने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोली तो अपने साथी को एक नज़र भर देखा। मणिलाल बाबू निश्चिंत लग रहे थे, लेकिन अगर दोनों में इस कदर समानता थी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वे भी रतन बाबू से ही छुटकारा पाने के बारे में सोच रहे हों। लेकिन देखने से ऐसा नहीं लगता था। वे तो हौले हौले किसी हिंदी फिल्म का गीत गुनगुना रहे थे। काले बादलों ने सूरज को पूरी तरह ढक लिया था, जो वैसे भी कुछ ही समय में डूबने ही वाला था। रतन बाबू ने अपने चारों ओर सावधानी से देखा और पाया कि वे दोनों अकेले ही हैं। शुक्र हो भगवान का, अगर कोई और वहां पर होता तो उनकी सारी योजना धरी की धरी रह जाती। इसमें एक अजीब बात यह थी कि हत्या करने का पक्का इरादा मन में रखने के बावजूद रतन बाबू खुद को एक अपराधी के रूप में नहीं देख रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि एक ही समय उन दोनों के जीवित रहने का कोई मतलब नहीं है।
इतना ही काफ़ी था कि वो अकेले ही मौजूद रहे। खैर, दोनों पुल पर आ पहुंचे। आज कुछ घुटन सी है, मनीलाल बाबू बोले। रात में वर्षा हो सकती है, उमस काफ़ी है, और फिर शीत लहर भी चल पड़ेगी। रतन बाबू ने चोरी से अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। 6 बजने में 12 मिनट शेष। ट्रेन के आने का समय बंधा हुआ है, कहीं कुछ समय नहीं रह गया था। रतन बाबू ने अपना तनाव कम करने के लिए एक जम्हाई ली। अगर बरसात होती भी है, रतन बाबू ने कहा, तब भी 4 या 5 घंटे तक अभी उसकी कोई संभावना नहीं लग रही। क्या आप सुपारी खाना पसंद चाहेंगे? मनीलाल बाबू ने पूछा। मनीलाल बाबू ने अपनी जेब से टीन की एक छोटी सी गोल डिबिया निकाली। रतन बाबू के पास भी पान सुपारी के लिए ऐसे ही एक गोल डिब्बी थी, लेकिन उसका जिक्र उन्होंने मनीलाल बाबू से नहीं किया था। उन्होंने सुपारी निकाली और झट से मुंह में डाल दी। तभी उन्होंने ट्रेन की आवाज़ सुनी। मनीलाल बाबू रेलिंग के पास गए, फिर अपनी घड़ी में समय देखकर बोले, अरे, समय से 7 मिनट पहले। आसमान में घने बादलों के कारण शाम साधारण की अपेक्षा कुछ अधिक ही अंधियारी हो गई थी। इंजन में आगे लगी बत्ती अंधेरे में अधिक तेज चमक रही थी। ट्रेन भी काफ़ी दूर थी, पर उसकी रोशनी हर पल और तेज होती जा रही थी। तभी एक साइकिल की घंटी सुनाई दी। एक साइकिल सवार सड़क से पुल की तरफ आ रहा था। हे भगवान, क्या वह वहाँ रुकने वाला है? नहीं, रतन बाबू की आशंका निराधार साबित हुई। साइकिल सवार उनके पास से तेजी से आगे निकल गया। ट्रेन तेज रफ्तार से चली आ रही थी। उसकी बत्ती की चौंधियाती रोशनी में दूरी का अनुमान लगाना संभव नहीं था। कुछ ही समय में पुल थरथराने लगेगा। ट्रेन की आवाज़ अब कानों के पर्दे चीरने लगी थी। मनीलाल बाबू दोनों हाथों से रेलिंग पकड़े हुए नीचे देख रहे थे। आकाश में एक बिजली तड़की और रतन बाबू ने अपनी सारी ताकत जुटाई और अपने हथेलियों को चौड़ा करके मनीलाल बाबू की पीठ पर लगाया और गहरी सांस खींची। मनीलाल बाबू का शरीर 4 फीट ऊंची रेलिंग को लांग कर अचानक नीचे धड़धड़ाते इंजन की ओर जा गिरा। उसी क्षण पुल कांपने लगा। रतन बाबू ने अपनी शॉल अपने गर्दन के चारों ओर कसकर लपेटी और फिर वो अपने रास्ते वापस चल दिए। सैर के अंत में उन्हें कुछ दूरी बरसात की मोटी मोटी बूंदों से बचने के लिए दौड़कर भी तय करनी पड़ी। वह करीब करीब हाँफते हुए होटल में दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने होटल में प्रवेश किया, उन्हें लगा कि कुछ गलत हुआ। वे कहाँ आ गए? न्यू महामाया होटल की लॉबी तो ऐसी नहीं थी। मेजें, कुर्सियाँ, दीवार पर तस्वीरें। चारों ओर देखने पर उनकी निगाह अचानक दीवार पर लगे साइन बोर्ड पर पड़ी। यह कैसी बेवकूफ़ी! वह न्यू महामाया के बजाय कालिका होटल में कैसे आ गए? क्या यही वो होटल नहीं है जहां मनीलाल बाबू ठहरे हुए थे? तो आप भीगने से बच नहीं सके? कोई उनसे बात कर रहा था। रतन बाबू घूमे और उन्होंने एक घुंघराले बाल वाले और हरा शॉल लपेटे हुए एक आदमी को देखा, जो शायद उसी होटल का कोई बाशिंदा था। वह हाथ में चाय का प्याला लिए उनकी ओर देख रहा था। क्षमा करें, उस आदमी ने रतन बाबू का चेहरा देखकर कहा, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि आप मनीलाल बाबू हैं। यही वह गलती थी जिसके कारण रतन बाबू के मन में पहली बार संदेह पैदा हुआ। क्या उन्होंने उस अपराध को अंजाम देते वक्त पूरी सावधानी बरती थी? बहुत से लोगों ने उनको साथ साथ जाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या उन्होंने असल में गौर किया था? क्या उन्हें याद होगा जो उन्होंने देखा था? और अगर उन्हें याद भी हो तो क्या वे उन पर संदेह करेंगे? रतन बाबू को पक्का यकीन था कि जब वे शहर के बाहर पहुंच गए थे, उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा था। और उस पुल पर पहुंचने के बाद, अरे हाँ, वह साइकिल वाला, उसने जरूर देखा होगा। लेकिन उस समय तक तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। साइकिल वाला बड़ी तेज़ी से आगे चला गया था। क्या ये संभव है कि उनके चेहरे उसे याद हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। रतन बाबू जितना अधिक सोचते, उतना ही ज़्यादा निश्चिंत महसूस करने लगते। इसमें कोई शक नहीं कि मनीलाल बाबू की डेड बॉडी खोज ली जाएगी, लेकिन यह मानने के लिए वो कतई तैयार नहीं थे कि संदेह की उंगली उनकी ओर उठेगी और उन पर अभियोग लगेगा। उन्हें दोषी ठहराया जाएगा और हत्या के अपराध में फांसी पर लटका दिया जाएगा।
अब चूंकि अभी तक बरसात रुकी नहीं थी, रतन बाबू एक चाय का प्याला पीने के लिए ठहर गए। 7:30 बजे के आसपास बरसात रुकी और वह सीधे न्यू महामाया चले आए। उनको यह सोचकर मन ही मन हंसी छूट रही थी कि वो गलती से किस तरह दूसरे होटल में पहुंच गए। रात का खाना उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से खाया और मजे के साथ खाया। फिर वह एक मैगजीन लेकर बिस्तर में घुस गए। ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी जातियों पर एक लेख पढ़ा, पलंग के पास वाली बत्ती बुझाई और पूरी तरह निश्चिंत होकर निद्रामग्न हो गए। एक बार फिर वो अकेले थे, उनका कोई दोस्त नहीं था और न ही उन्हें उसकी ज़रूरत थी। अपने बचे हुए दिन वे उसी ढंग से बिताएंगे जैसे पहले बिताया करते थे। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। खैर, बरसात फिर शुरू हो गई थी। बीच बीच में बिजली तड़क रही थी और बादल गरज रहे थे, लेकिन किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रतन बाबू पहले से ही खर्राटे भर रहे थे। क्या वह छड़ी आपने हाट से खरीदी सर? पांचा ने पूछा जब वह सुबह की चाय लेकर आया। हाँ, रतन बाबू ने कहा। इसके लिए आपने कितने पैसे दिए? रतन बाबू ने छड़ी की प्राइस बता दी। फिर उन्होंने कुछ यूं ही पूछ लिया, पांचा, क्या तुम भी हाट में थे? पांचा के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान बिखर गई। हाँ सर, उसने कहा, और मैंने आपको देखा था। क्या आपने मुझे नहीं देखा? क्यों नहीं तो? बात यहीं खत्म हो गई। चाय पीने के बाद रतन बाबू ने कालिका होटल का रास्ता पकड़ा। घुराले बालों वाला आदमी होटल के बाहर लोगों के एक समूह से बात कर रहा था। बातचीत में उन्होंने मनलाल बाबू का नाम सुना और यह भी सुना कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग कई बार किया गया है। वो थोड़ा और समीप चले गए ताकि ठीक से सुन सकें। इतना ही नहीं, उन्होंने एक सवाल पूछने का साहस भी कर दिखाया। कौन मर गया है भाई? मुराले बालों वाले आदमी ने कहा, यह वही आदमी था जिसे मैंने आपको समझने में भूल की थी। आत्महत्या? क्या आत्महत्या थी? ऐसे ही लगता है साहब। मैं लाल बाबू का शव पुल के नीचे रेल पटरी के पास मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर पुल से नीचे कूद गए। बड़े विचित्र किस्म के आदमी थे, किसी से बोलते चालते नहीं थे। हम उनके बारे में बात किया करते थे। मुझे लगता है कि डेड बॉडी जी पुलिस की संरक्षण में है। वह कलकत्ता से हवा पानी बदलने के लिए यहाँ आए थे या किसी को जानते भी नहीं थे। इससे अधिक कुछ पता नहीं चल पाया है। रतन बाबू ने अपना सिर हिलाया, कुछ किड़किड़ की आवाज़ें निकाली और फिर चले गए। आत्महत्या, खुदकुशी तो हत्या की बात किसी के दिमाग में आई ही नहीं। किस्मत उनके साथ थी। अरे, कितना आसान था यह हत्या करने का काम। रतन बाबू को आश्चर्य हुआ कि लोग इसे हत्या का मामला नहीं समझ रहे हैं। रतन बाबू को बहुत हल्का महसूस हुआ। 2 दिन के बाद वे फिर अकेले चल रहे थे और यह सोचकर उन्हें सुख की अनुभूति होने लगी। रतन बाबू ने अपने कमीज का एक बटन टूटा हुआ पाया तो समझ गए कि यह शायद कल ही टूटा होगा जिस समय वो मनीलाल बाबू को नीचे धक्का दे रहे थे। उन्होंने दर्जी की दुकान से दूसरा बटन लगवा लिया। फिर उन्होंने एक स्टोर में जाकर नीम टूथपेस्ट की एक ट्यूब खरीदी। स्टोर से निकलकर जैसे कुछ कदम आगे बढ़े, उन्हें एक घर से आती हुई कीर्तन की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर खड़े होकर वह भजन सुनते रहे। उसके बाद वह शहर के बाहर खुले मैदान की ओर चल पड़े। यह रास्ता नया था। वह करीब 1-1.5 मील तक चलकर आए। फिर 11 बजे के लगभग होटल वापस आ गए। नहाया धोया, लंच किया और पलंग पर पसर गए दोपहरी का आराम फरमाने के लिए। हमेशा की तरह करीब 3 बजे उठे। उन्हें ख्याल आया कि इस शाम एक बार पुल की तरफ जाना होगा। कारण स्पष्ट था, कल वह ट्रेन को देखने का आनंद नहीं उठा पाए थे। आसमान बादलों से भरा हुआ था, लेकिन तत्काल बारिश होने के आसार थे नहीं। मन प्रसन्न था कि आज वह ट्रेन को आराम से अकेले देखेंगे और जब तक ट्रेन दूर क्षितिज में गुम न हो जाए उसका मजा लेते रहेंगे। तीसरे पहर की चाय 5 बजे के लगभग पीने के बाद वह नीचे लॉबी में चले गए। होटल का मैनेजर शंभू बाबू अपनी सीट पर बैठा हुआ था। उसने रतन बाबू को देखा और बोला, कल जो आदमी मारा गया था, क्या आप उसे जानते थे? रतन बाबू ने आश्चर्य जताते हुए मैनेजर की तरफ देखा और कहा, आप क्यों पूछते हैं? वो सिर्फ इसलिए कि पांचा कह रहा था कि उसने आप दोनों को हाट में साथ साथ घूमते हुए देखा था। रतन बाबू मुस्कुराए। असल में यहाँ किसी व्यक्ति से मेरी जान पहचान नहीं हुई है।
हाट में कुछ लोगों से मैंने बात अवश्य की थी, लेकिन सच यह है कि मुझे भी यह नहीं पता कि किस आदमी की जान गई। हाँ 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 हाँ, मैं समझता हूँ, शंभू बाबू ने कहा। वह हवा पानी बदलने के इरादे से आए थे, कालिका में ठहरे थे। अच्छा अच्छा, ये बात। रतन बाबू बाहर निकल गए। पुल तक 2 मील का फासला था। अगर जल्दी नहीं पहुंचे तो फिर ट्रेन देखने से चूक जाएंगे। सड़क चलते किसी भी व्यक्ति ने उन्हें संदेह भरी नजरों से नहीं देखा। कल जो छोकरे मिले थे, आज वे उस जगह नहीं थे। उनकी नागनाथ और सांपनाथ वाली टिप्पणी उन्हें बुरी तरह चुभ गई थी। उनको आश्चर्य हुआ कि वे लड़के आज कहाँ चले गए। कहीं नज़दीक से ढोल बजने की आवाज़ आ रही थी। पड़ोस में कहीं दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया जा रहा था। लड़के उधर ही चले गए होंगे। बढ़िया है। अंततः वह खुले मैदान में अकेले ही रह गए। मणिलाल बाबू से मुलाकात न होने तक वे अपने भाग्य से संतुष्ट थे, लेकिन आज तो वे पहले से भी ज्यादा हल्का और तनाव मुक्त महसूस कर रहे थे। वो रहा बबूल का पेड़। यहां से पुल थोड़े ही दूर है। आसमान आज भी बादलों से घिरा हुआ था, लेकिन बादल कल की तरह काले नहीं, ये भूरे बादल थे। और धीरे धीरे चलती हवा पता नहीं कहाँ चली गई थी। आसमान मटमैला तथा बिल्कुल मौन था, निश्चेष्ट और ठहरा हुआ। पुल दिखाई पड़ने के साथ ही रतन बाबू का दिल खुशी से उछलने लगा। वह तेजी से कदम बढ़ाने लगे। कौन जानता है, ट्रेन अपने समय से पहले ही आ पहुंचे। चिड़ियों का एक दल सिर के ऊपर से उड़कर निकल गया। प्रवासी पक्षी वह पहचान नहीं सके। पुल पर खड़े होने के साथ ही रतन बाबू को शाम की नीरवता का एहसास हुआ। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उन्होंने अपने कानों पर जोर डाला। शहर की ओर से ढोल बजने की धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं, अन्यथा पूरी खामोशी थी। वह पुल की रेलिंग के पास चले गए। उन्हें सिग्नल दिखाई दे रहा था और उसके आगे स्टेशन। अब यह क्या था? रेलिंग के थोड़ा नीचे की ओर लकड़ी की एक दरार में कोई चमकीली वस्तु पड़ी थी। रतन बाबू ने नीचे झुककर उस वस्तु को उठाया। वह टिन की एक छोटी सी गोल डब्बी थी, जिसमें सुपारी भरी हुई थी। रतन बाबू को हंसी आ गई। उन्होंने वह डिब्बी रेलिंग के ऊपर उछाल कर फेंक दी। डिब्बी के जमीन से टकराने की आवाज़ उन्होंने सुनी। कौन जाने यह कब तक वहां पड़ी रहेगी। अरे, वो रोशनी कैसी थी? रेलगाड़ी। अभी तक कोई आवाज नहीं। तेजी से सामने आती हुई सिर्फ एक रोशनी। रतन बाबू सीधे खड़े हुए। इंजन के भाप पर लगी बत्ती की तेज रोशनी को मुग्ध होकर देखते रहे। अचानक हवा का एक तीव्र झोंका आया और उनकी शॉल कंधे से हट गई। उन्होंने शॉल को दोबारा ठीक से लपेट लिया। अब वो ट्रेन की आवाज सुन सकते थे। यह पास आते तूफान की एक धीमी गड़गड़ाहट जैसी थी। रतन बाबू को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हुआ है। हालांकि ट्रेन से आंखें हटाना मुश्किल था, फिर भी उन्होंने जल्दी से एकदम चारों ओर नजर घुमाकर देखा। नहीं, कहीं कोई नहीं था। अंधेरा भी इतना नहीं जितना एक दिन पहले था, इसलिए देखना ज़्यादा आसान था आज। नहीं, वह खुद थे और आती हुई ट्रेन थी। इसके अलावा मीलों तक आसपास कोई नहीं था। ट्रेन अब 100 गज के अंदर थी। रतन बाबू रेलिंग के बहुत करीब चले गए। यह ट्रेन पुराने ज़माने की भाप के इंजन से चलने वाली ट्रेन होती तो वह इतने किनारे तक कभी न जाते, क्योंकि तब इंजन का धुआं उनकी आंखों में घुस जाता। यह धुआं रहित डीजल इंजन था। सिर्फ एक गहरी जमीन को हिला देने वाली गड़गड़ाहट थी और आंखों को चौंधिया देने वाली तेज रोशनी थी। अब ट्रेन पुल के नीचे से गुजरने लगी थी। रतन बाबू ने अपनी कोहनियाँ रेलिंग पर टिकाई और ट्रेन को नीचे से गुजरते देखने के लिए और आगे की ओर झुकाए। ठीक उसी क्षण हाथों का एक जोड़ा पीछे से ऊपर आया और उसने रतन बाबू को बहुत जोर का धक्का दिया। रतन बाबू 4 फीट ऊंची रेलिंग के ऊपर से धड़ाम से नीचे जा गिरे। हमेशा की तरह ट्रेन ने पुल के नीचे से गुजरते हुए पुल को थरथरा दिया और तेजी से पश्चिम की ओर चली गई। आसमान का रंग अभी अभी लाल हो चला था। रतन बाबू अब पुल पर नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी की एक निशानी के रूप में एक छोटी सी चमकीली वस्तु लकड़ी की रेलिंग की एक दरार में अटकी हुई है। यह एल्यूमिनियम की एक डिब्बी है और उसके अंदर सुपारी भरी हुई है।
तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की, रतन बाबू और वह आदमी। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा।